कर रही है। आदित्य की नजरें अब शेल के चेहरे पर ही टिकी हुई थी। वो आज भी उतना ही खतरनाक दिख रहा था जितना उस दिन दिख रहा था। आदित्य ने नोटिस किया कि शेल के चेहरे पर आखिरी वाली फाइट से अभी भी कुछ खरोच के निशान थे, लेकिन अभी भी उसकी आंखों की जगह कुछ नहीं था, और वैसे ही लंबे बाल और स्माइल उसे अलग बना रही थी। आदित्य को उसे देखकर डर लग रहा था कि अचानक से शेल कहां से आ गया, और तब वो अपने दिल की धड़कन को तेज महसूस कर रहा था। सबको दिख रहा था कि आदित्य पहली बार किसी अपोनेंट को देखकर डर रहा है, लेकिन किसी को भी यह बात समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों हुआ है। तब आदित्य ने एक बार पलटकर सुशील की तरफ देखा, जो बहुत ही डेविलिश तरीके से स्माइल कर रहा था, और उसे समझ आ गया था कि सुशील ने ही शेल को यहाँ पर जानबूझकर बुलाया है। ऐसे ही स्माइल करते हुए सुशील ने खड़े होकर बेल बजाई, और फिर आदित्य ने मृणाली की तरफ देखा। वो भी डरी हुई थी, क्योंकि उसे भी पता था कि शेल किस तरीके से लड़ सकता है। तो वो बस आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगी। तब आदित्य ने सामने देखा, और फिर शेल ने स्माइल करते हुए ही कहा, लास्ट टाइम वी मेट यू वन एंड केप्ट मी इनसाइड अ कबर्ड। दिस टाइम आई विल टेक माय रिवेंज। आदित्य को भले ही पता था कि कोई भी हो, अगर उससे इस तरीके की बकवास करता तो वो उसे एक बार हंस करके टाल देता, या फिर उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। लेकिन उसे जब सामने से ये बात शेल ने बोली, तो उसे समझ आ गया था कि हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि शेल अपना रिवेंज लेगा। शेल एकमात्र उसका ऐसा अपोनेंट रहा है जिसके सामने आदित्य पूरी तरह से हार गया था, और शायद ही वो जीतने के मुकाम पर पहुंच पाया था। अगर उस टाइम उसके अंदर से वो गुस्से की स्पिरिट नहीं आती, तो वो कभी नहीं उठ पाता और जिंदा नहीं बच पाता। आज के दिन में आदित्य 5 फाइट्स पहले ही लड़ चुका है, और उसकी एनर्जी बहुत कम है, और आज ही उससे ये फाइट में लड़ना है। उसने सोचा था कि वो आखिरी के 2 घंटे डिफेंड करके ही निकालेगा, लेकिन उसे पता था कि शेल उसकी फाइटिंग और डिफेंडिंग टेक्निक दोनों ही जानता है, और वो उसे तोड़ने की भी हिम्मत रखता है। उसे अच्छे से पता है कि आदित्य किस तरीके से अटैक्स को टैकल करता है, और जब अटैक की बारी आती है तो वो अपने पांव और हाथ को किस तरह से मूव करता है। आदित्य ने फिर भी सोचा कि वो अपना पूरा टाइम बस डिफेंड करके ही या फिर उसके अटैक्स को ब्लॉक करके ही निकालेगा, ताकि वो जल्दी से यहाँ से फ्री हो जाए। यही बात सोचकर वो अपनी जगह पर खड़ा रहा, और उसने पोजीशन देखी। जब शेल को उसकी तरफ से कोई मूवमेंट महसूस नहीं हुआ, तब वो ही आगे बढ़ा और उसने आदित्य पर पहला हमला करने का फैसला किया। उसने आगे बढ़कर एक जंप मारी और आदित्य के पेट पर एक जोर की लात मारी, लेकिन आदित्य ने उसे जल्दी से ब्लॉक कर दिया। लेकिन फिर भी उसे अपने हाथ पर दर्द महसूस हुआ, और उसे समझ आया कि शेल की वो किक बहुत ज्यादा खतरनाक थी। अगर वो आदित्य के पेट पर पड़ती तो उसके मुंह से जरूर खून की उल्टी आ जाती, और तब तक वो कुछ समझता। इतनी ही देर में शेल ने उसके चेहरे पर पंच मार दिया। आदित्य थोड़ा सा धक्का खा गया और साइड में हो गया, और उसे फील हो रहा था कि उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है। उसका दिल भी बहुत तेजी से धड़क रहा था, जिसकी वजह से उसके अंदर डर घूम रहा था, और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मिलकर उसे कमजोर बनने पर मजबूर कर रही थी। तब शेल आगे आया और उसने आदित्य का चेहरा पकड़कर उसे घुमाने की कोशिश की, लेकिन आदित्य थोड़ा सा पीछे हो गया और उसने शेल को धक्का मार दिया। इसकी वजह से शेल का दांत टूट गया। आदित्य को लगा कि चाहे कुछ भी हो, उसे शेल से लड़ना ही पड़ेगा, और अपने आप को डिफेंड भी करना ही पड़ेगा, और उस पर अटैक भी करना पड़ेगा, वरना आज के बाद वो कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। और इसी बात को सोचकर वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। उसने शेल को पीछे से लात मारने की कोशिश की, लेकिन शेल बहुत जल्दी पलटा और उसने आदित्य की लात पकड़कर उसे घुमा दिया, और इतनी ही देर में आदित्य नीचे जमीन पर गिर गया। जब उसका सिर स्टेज से टकराया, तब वहां से खून निकलने लगा, और उसका विजन भी कमजोर होते हुए नजर आ रहा था। उसे समझ आया कि अगर उसे लड़ना है तो कम से कम मार खानी पड़ेगी, और फिर यही सोचकर आदित्य ने हिम्मत की और वो खड़ा हुआ। आदित्य अब शेल से दूर जा रहा था, और उसके अटैक्स को बस अपने शरीर पर लगने से रोक रहा था, लेकिन वो इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसके शरीर की फुर्ती पिछली बार से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। जब उसके अटैक्स आदित्य के पास आ रहे थे, तो आदित्य इतनी जल्दी पीछे नहीं हो पा रहा था, जितनी जल्दी शेल अपने हाथ और पांव को घुमा रहा था। कभी वो किक से आदित्य के पांव पर अटैक करता, तो कभी वो पंच से आदित्य के चेहरे पर मारने की कोशिश करता। आदित्य को समझ आ गया था कि वो उसके जूते के साउंड पर फोकस करके उस पर हमला कर रहा है और उसे इस चीज को रोकना होगा।
इसी बात को सोचकर उसने अपने जूते जल्दी से निकाल कर फेंक दिए, लेकिन फिर भी शेल को शायद कोई असर नहीं पड़ा। उसे आदित्य की गहरी सांसें अभी भी सुनाई दे रही थी और वो उसी का सहारा लेकर उस पर अटैक करता जा रहा था। आदित्य धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था और उसे समझ आ रहा था कि उसके शरीर से और भी ज्यादा खून निकल रहा है, जहां उसकी एनर्जी भी इतनी ज्यादा प्रॉपर नहीं हो पा रही है कि वो ढंग से कुछ सोच सके। फिर भी वो पांव पर खड़ा रहने की कोशिश कर रहा था। सब इस चीज को देखकर बहुत हैरान हो रहे थे कि जो आदित्य पिछली 8 फाइट्स को जीत गया था और आज के दिन की सारी फाइट्स बड़ी आसानी से निकाल कर ले गया था, वो अब इस तरह कमजोर पड़ गया है कि अटैक करने के बारे में सोच ही नहीं रहा है। वहीं पर मनाली वाले स्टैंड में जिन लोगों को भी शेल और आदित्य की पहली फाइट के बारे में पता था, वो इस बात को जानते थे कि पिछली बार शेल ने आदित्य को कितना परेशान किया था और इस बार भी वो वही कर रहा था। थोड़ी देर और निकल गई और आदित्य बस इस बात की उम्मीद करने लगा कि जल्दी से दिन ढलना शुरू हो जाए ताकि वो वहां से निकल जाए। लेकिन फिर उसे फील हुआ कि जैसे समय बहुत धीरे धीरे निकल रहा है और शेल का हर पंच उसे चोट ही पहुंचा रहा था। उसकी वजह से वो अब कमजोर होने लगा, उसका विजन भी धुंधला हो गया और एक पॉइंट ऐसा आया कि उसकी आंखें अपने आप बंद होने लगी। लेकिन फिर भी उसने अपने आप को जगाए रखा और बस उम्मीद करने लगा कि वो थोड़ी देर और सरवाइव कर जाए। उसके हाथ, मुंह, सिर और नाक से खून निकल रहा था और उसे फील हो रहा था कि उसकी रीढ़ की हड्डी में भी कहीं ना कहीं क्रैक आ चुका है और उसके रिब्स में भी कुछ क्रैक हैं जो उसे परेशान कर रहे थे। उसके पांव में क्रैम्प्स महसूस हो रहे थे जिसकी वजह से वो मुश्किल से ही खड़ा रह पा रहा था। लेकिन उसे फिर भी पता था कि अभी थोड़ी देर उसे ऐसे ही रहना है और वो उसके हर अटैक को अब बस डिफेंड करने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे करके उसकी एनर्जी इतनी लो हो गई कि वो अब अपने हाथ भी नहीं उठा पा रहा था। तब शेल ने अपना मौका देखा और आदित्य को उठाकर बहुत जोर से घुमाकर स्टेज पर फेंका। आदित्य बिल्कुल बेहोश ही हो गया था और जमीन पर लेट गया था। उसे फील हो रहा था कि आसपास अंधेरा हो गया है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अंधेरा शाम का है या फिर उसकी आंखें जल्दी जल्दी बंद हो रही हैं। फिर शेल ने उसे एक बार और उठाया और एक पंच लगाकर हवा में जोर से फेंका, जिसकी वजह से आदित्य की गर्दन में वही के वही फ्रैक्चर आ गया और वो बिल्कुल जमीन पर पड़ा रह गया। सब लोग इस चीज को देखकर बहुत ही हैरान हुए और उन सब में से किसी को भी नहीं लगा था कि आदित्य उठ पाएगा। तब शेल वैसे ही आदित्य के ऊपर बैठा जैसे वो उस दिन बैठा था और उसने उसके चेहरे पर लगातार पंच मारना शुरू कर दिया। सभी स्टैंड में बहुत शांति हो गई थी और सबको बस उसके पंच की ही आवाज सुनाई दे रही थी। आदित्य के मुंह से अब बहुत ज्यादा खून निकलने लगा, उसकी आंखें भी सूज गई थी और नाक भी टूट ही गई थी। आदित्य का चेहरा पहचान पाना मुश्किल था। बख्शी सर आदित्य को मार खाता हुआ देखकर थोड़ा हैरान थे, लेकिन फिर उन्होंने वहां से नजर हटाकर सामने की ओर देखा जहां पर आहूजा सर बैठे हुए थे और वो घड़ी की तरफ इशारा कर रहे थे। जब बख्शी सर ने अपनी घड़ी में देखा तो 6 बज चुके थे। इसका मतलब दिन ढल गया था, लेकिन सुशील ने अभी तक फाइट को एंड नहीं किया था। तब उन्होंने सुशील को कुछ नहीं कहा और खुद ही उठकर बेल बजा दी। उनके बेल बजाने के बाद भी शेल रुका नहीं और तब उन्होंने 2 गार्ड्स को इशारा किया जो जल्दी से भागते हुए आए और उन्होंने शेल को पकड़कर खींचते हुए आदित्य से अलग कर दिया। फाइटिंग अरीना में अभी भी शांति का माहौल था और सब लोग बस इंतजार कर रहे थे कि क्या आदित्य उठेगा या नहीं। और तब सुशील ने बहुत ही गुस्से से अपने पापा की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। अब सारी नजरें बस आदित्य की तरफ थी। तब बख्शी सर ने 2 गार्ड्स को उसे उठाकर ले जाने को कहा और फिर वो उसे उठाकर वहां से बाहर ले जाने लगे। आदित्य पूरी तरह से बेहोश हो चुका था और उसे कुछ भी पता नहीं था कि वो कहां पर है या क्या कर रहा है। जब उसकी आंखें बंद थी तो उसके मन में बस यही सीन चल रहे थे जहां पर शेल उसको मार रहा था और वो बस उस पल को याद कर रहा था जब वो पहली बार शेल से भिड़ा था। उसे पता था कि उससे जीतना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी उसके सामने इतनी देर खड़े रहने से शायद वो अपनी पूरी एनर्जी को खत्म कर चुका है। उसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंदा है या मरा हुआ। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तब उसे फील हुआ कि वो अपने बेड पर लेटा हुआ है और किसी ने उसका हाथ पकड़ रखा है, अली है। लेकिन आदित्य की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने का आखिरी समय है और अब वो जिंदा न बच पाए। थैंक यू फॉर योर